हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखेंगे जो कि पार्ट 2 होगा, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम बेसिकली तीन चीज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि प्रोविडेंट फंड कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स पे अप्लीकेबल होगा, कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या शॉप्स हैं, क्या कंडीशंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब की हैं जिस इस्टेब्लिशमेंट में प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल होगा। सेकंड थिंग हम ये समझेंगे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो प्रोविडेंट फंड में कितना रहेगा, पेंशन फंड में कितना रहेगा, और अदर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड है उसमें कितना रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयर का। थर्ड थिंग हम ये समझेंगे कि जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, कि अगर एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेके प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं करवाता है तो उस पे क्या पेनल्टीज एम्प्लॉयर को पे करनी होगी, वो भी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लीकेबल जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज्यादा पर्सन्स वर्क करते हैं ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे 20 या 20 से ज्यादा पर्सन्स काम करते हुए मिले, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एस्टेब्लिशमेंट में, उस फैक्ट्री में प्रोविडेंट फंड लागू हो जाएगा। तो हमने क्या एप्लीकेबिलिटी पढ़ी? हमने पढ़ी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 12 महीने में किसी सिंगल डे पे भी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पे प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन होगा कि सिंगल डे, हाँ सिंगल डे का मतलब हो गया कि लेट्स सपोज 365 दिन है, तो 365 दिन में 364 दिन 19 वर्कर्स काम कर रहे थे और एक दिन ही 20 वर्कर्स काम किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड लागू होगा या नहीं होगा? हाँ जी फ्रेंड्स, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड लागू हो जाएगा। एक कट एंड क्लियर डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने दी है कि 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज। सेकंड थिंग हम आते हैं कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रोविडेंट फंड में कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, जो पहले वाला लॉ था उसमें कहा था कि 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। और 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें जो मैक पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का होगा, देखिए जो 12% था उसके भी दो पार्ट होते थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। पेंशन फंड में मैक्सिमम कितना एम्प्लॉयर कर सकता था? 8.33, और ईपीएफ में मैक्सिमम कितना कर सकता था? 3.67। उसके अलावा देखिए ईडीएलआई भी होता था, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते थे। तो वो सब रिवाइज हो गए हैं, उनका वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। देखिए जो अब क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% हो गया, 12 से घटाकर अब 10% कर दिया गया। 10% में से अब एम्प्लॉयर को चॉइस दी गई है कि जो 10% के दो पार्ट करने होंगे, ईपीएफ में कितना जाएगा और पेंशन फंड में कितना जाएगा। जो पेंशन फंड में जाएगा वो मैक्सिमम 8.33 जा सकता है। अगर टोटल 10% है, 10% में से 8.33 अगर पेंशन फंड में चला गया तो 1.67 ईपीएफ में चला जाएगा। ये जो 8.33 है ये मैक्सिमम लिमिट है। ये पेंशन फंड का 5% भी एम्प्लॉयर जमा करा सकता है। अगर 5% कराएगा तो टोटल 10% कराना है तो 5% ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा करा देगा। ये बेसिकली दो अकाउंट होते हैं, ईपीएफ और पेंशन फंड। तो आपको समझ में आया, टोटल 10% जमा कराना होगा। 10% में से मैक्सिमम 8.33 पेंशन फंड में जमा करा सकता है। अगर 8.33 पेंशन फंड में जमा कराए तो 1.67 ईपीएफ अकाउंट अकाउंट या फंड में जमा कराना होगा। उसके अलावा देखिए, एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड जो पहले भी था अभी भी है, उसका भी एक्स्ट्रा 1% एम्प्लॉयर को जमा कराना पड़ेगा। तो 10% ये रह गया, 10% तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्लस पेंशन फंड मिला के हो गया, 1% एक्स्ट्रा हो गया जो कि जाएगा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, डी डीएलआईएफ फंड में जाएगा। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे उसका 0.25% भी जाएगा वेजेस का। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना? 11.25 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ एक नोटिफिकेशन निकाल के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ये जो 10% हमने पढ़ा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड प्लस पेंशन फंड में, ये 10 से बढ़ा के 12% भी कर सकती है। अगर 12% कर देगी तो टोटल 12% करना है, तो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि पेंशन में उसे कितना डालना है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उसको कितना डालना है।
अब हम चलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डायरेक्ट 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टोटल एम्प्लॉय ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना चला गया। देखिए 10% तो एम्प्लॉय का चला गया, और जो एम्प्लॉयर का था वो एम्प्लॉय को टोटल तो 10% करना है, लेकिन उसको पेंशन में अगर 5% करता है तो ईपीएफ में उसको 5% करना पड़ेगा, तो टोटल 15% हो गया। अगर वो पेंशन में 8.33 करता है तो 1.67 प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में करना पड़ेगा। टोटल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना चला जाएगा, 10% एम्प्लॉय का चल जाएगा, 1.67 एम्प्लॉय का चल जाएगा, टोटल 11.67% चला जाएगा। इस सेम कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। 12% की सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफिक या सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट में वो 10% की जगह 12% 12% लिमिट कर सकती है, मीन्स 12% आपका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। देखिए ऑफेंसेस और पेनल्टीज को डील करता है सेक्शन 133 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसका क्लोज ए कहता है कि एम्प्लॉयर है वो फेल्स टू पे एन कंट्रीब्यूशन व्हिच ही इज लायबल टू पे अंडर दिस कोड रेगुलेशन स्कीम मेड दे अंडर। मींस एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फर्स्ट एक कंडीशन तो ये होती है कि वो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन ले लेता है, लेकिन देखिए एम्प्लॉयर अपने अपने पार्ट का तो प्रोविडेंट फंड में जमा करवाएगा ही, और वो एम्प्लॉय का भी तो उसको जमा कराना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय की सैलरी काट के उसने जमा नहीं करवाया, अपने पास रख लिया। एक कंडीशन तो ये रहेगी। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि उसने एम्प्लॉय की वेजेस से एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड काट लिया, जमा करवा दिया, लेकिन अपने पार्ट का जो 10% अपना पार्ट है वो अभी तक जमा ही नहीं करवाया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में और पेंशन फंड में जमा ही नहीं करवाया। तो दो कंडीशन होती है। तो इनकी जो पनिशमेंट है वो क्लोज 1 में डिफाइन की गई है। देखिए क्लोज ए तो क्या कहता है कि एम्प्लॉयर ने ये गलती की है कि कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाया या अपने पार्ट का भी जमा नहीं करवाया। और वन क्लोज वन है वो बताता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगी, देखिए पनिशमेंट ये होगी कि अगर उसने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन ले लिया और जमा नहीं करवाया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको जेल जेल होगी। जेल कितनी होगी, एक कम से कम 1 साल की होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक वो हो सकती है। मिनिमम 1 साल की, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की। उसके साथ ही उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा, कितना, 1 लाख रुपए का। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि अगर एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले लेता है, कंट्रीब्यूशन उसके वजह से कट डिडक्ट करके जमा नहीं करवाता है, तो उसको इम्प्रीजमेंट होगी मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम टू 3 ईयर। साथ में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा, कितना, 1 लाख रुपए का। और एनी अदर केस में ये सेकंड वाला आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉयर ने अपने वाला पार्ट जमा ही नहीं करवाया, तो उसमें उसमें इम्प्रीजमेंट होगी कम से कम 2 महीने की, जो कि 6 महीने तक बढ़ सकती है वो, और 50,000 का फाइन होगा, या दोनों चीज भी हो सकती है। तो ये इसका ये इम्प्रीजमेंट में बताने का यही मतलब था कि क्या-क्या ऑफेंसेस है जो एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको आई होप ये इम्प्रीजमेंट वाला पार्ट समझ में आया होगा। और देखिए थर्ड पॉइंट भी कहता है कि इम्प्रीजमेंट अगर कोर्ट को ये लगा सफिशिएंट रीजन थे, मतलब फंड नहीं था एम्प्लॉयर के पास जो कि अपना पार्ट वो जमा करवा सके पेंशन फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का, तो वो जो कोर्ट है वो इम्प्रीजमेंट है वो छोटे पीरियड के लिए भी कर सकता है। देखिए मिनिमम इम्प्रीजमेंट कितनी थी, कम से कम 1 साल। इन केस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से उसका जो पीएफ है वो डिडक्ट करता है, वो जमा नहीं करवाता। और मिनिमम 2 महीने किसमें था, जिसमें एम्प्लॉयर है वो अपना वाला पार्ट जमा नहीं करवाता। तो ये कोर्ट है वो मिनिमम पीरियड मतलब लेजर पीरियड के लिए भी इम्प्रीजमेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए एक छोटा सा वीडियो था। आपको अगर अभी भी कुछ डाउट्स है नए लेबर कोड्स में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप कमेंट्स करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक्स।